आप सबसे कल की भांति दोबारा आज रूबरू हो रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आप सब लोग पधारे, आपका स्वागत। हमारी जो 2 दिवसीय वर्कशॉप थी, जो उदयपुर डिक्लेरेशन की क्रियान्विति की चर्चा के लिए थी, उसमें करीब 26 लोगों ने चर्चा में भाग लिया। 50% 50 वर्ष से कम, 50% 50 से ऊपर, और जो बुलाया गया था वो भी 50% से ज़्यादा ही 50 वर्ष से कम उम्र के लोग थे। तो जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की और कांग्रेस पार्टी आलाकमान की जो भावना है, उसके मुताबिक हमने इस वर्कशॉप को अंजाम दिया है। कल कुछ मैंने आपके सामने कुछ नेताओं के जो उदयपुर डिक्लेरेशन के मुताबिक पालना में उनकी क्रियान्विति में जो इस्तीफे आदि जो पेशकश उन्होंने की थी, जो दिए थे, उसके बारे में भी बताया था। 2 दिन की इस वर्कशॉप में जो हमने सार के रूप में लिया, जिसमें आज हमने एक संकल्प के रूप में इसको लिया है, जो हमारे बूथ 52,062 बूथें हैं, उसमें हम लोग 11 व्यक्तियों की कार्यकारिणी प्रत्येक बूथ में, 21 व्यक्तियों की कार्यकारिणी प्रत्येक ग्राम पंचायत में और 31 व्यक्तियों की कार्यकारिणी मंडल में, लगभग 20-22 के लगभग बूथों का एक मंडल होगा, जिसका स्वरूप हमने बनाया है वो जिलों में 11 से लेकर के 14 के बीच में जो वर्कशॉप होंगी, उसमें हम उस स्वरूप को रखेंगे। और उस वर्कशॉप में जो जिलों के अंदर से जो अनुमोदन होकर के आएगा, उसको हम 15 अगस्त तक इन बूथ इकाइयों की और कार्यकारिणी का, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का और मंडल कार्यकारिणी का गठन हम लोग करेंगे। हमारे इलेक्शन चल रहे हैं संगठन के, जो ही हमारे ब्लॉकों के अध्यक्ष और कार्यकारिणी जिनके चुनाव संपन्न हुए हैं, उनका जो ही अनुमोदन प्राधिकरण के द्वारा, चुनाव प्राधिकरण के द्वारा हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग उनकी कार्यकारिणी बनाएंगे। 13 जिलों की कार्यकारिणी हम 1 महीने के अंदर अंदर बना देंगे, जिसमें 50% युवा होंगे। शेष के जब भी चुनाव संपन्न होंगे, उसके बाद में जो भी एक तय समयावधि होगी, उसमें हम लोग बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग 6 लाख के लगभग पदाधिकारी अभी 15 अगस्त 2022 से पहले हम संगठन के बना लेंगे। प्रदेश के पदाधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है आज की इस वर्कशॉप में कि वो महीने में 15 दिन वहां जाकर के ब्लॉकों में, बूथ में, मंडल में, वहां के नेताओं के साथ बैठ करके संपर्क करके, उसके बाद में वो कार्यकारिणी का समय, जो निर्धारित समय है, उस समय अवधि में वो लोग पूरा करेंगे। 11 जिलों में हमारे प्रशिक्षण, जिले के 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण हो चुके हैं। शेष जिलों के लिए हमने 7 दिन में प्रस्ताव मांगे हैं कि भाई आप कब कराना चाहते हो, जल्दी से जल्दी। तो वो जो ही आ जाएंगे, हम सब जिलों के प्रशिक्षण शिविर कराएंगे। और जो 11 जिलों में जिनमें जिले का प्रशिक्षण हो गया, उसको हम 7 दिन में ब्लॉकों के प्रशिक्षण शिविर के लिए प्रस्ताव मांग रहे हैं कि आप कब कराना चाहते हो, तो वो ब्लॉकों में भी हम प्रशिक्षण शिविर करेंगे। तो इस प्रकार से एक संगठन का एक नया स्वरूप होगा। जो पदाधिकारी 5 वर्ष तक जिस पोस्ट पे रहा है,
उसका रिपीटेशन नहीं होगा। चाहे जो चुनाव संपन्न हो रहे हैं उसमें हो, चाहे कार्यकारिणी बनाने में हो, जो 5 साल तक जिस पद के ऊपर रह गए उस सेम पद के ऊपर वो 5 साल के बाद में नहीं रहेंगे। ये इस तरीके के निर्णय हमने लिए हैं और जो हमारी सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसका हम लोग संगठन के माध्यम से प्रचार प्रसार करेंगे। गांव, ढाणी, बूथ, नगर, वार्ड सब में जाकर के हमारी जो सरकार की अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे इंग्लिश मीडियम की स्कूल हो, चाहे कृषि मित्र योजना हो, चाहे दूसरी अन्य योजनाएं हो जो जनता से सीधी जुड़ी हुई हैं, जनता से जिनको जनता को लाभ देने के उद्देश्य से बनाई गई हैं, उनमें संगठन के तमाम पदाधिकारी और कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी जिम्मेदारी के साथ में पूरी सहभागिता निभाते हुए हम लोग सरकार की योजनाओं को बताएंगे और जो केंद्र सरकार की विफलताएं हैं उसको हम जनता के बीच में ले जाकर के उजागर करेंगे। एक हमने ये भी निर्णय लिया है कि कई वर्षों से चल रहा है कि बीएलए बनाओ, बीएलए बनाओ, चुनाव आयोग के निर्देश भी आते रहते हैं लेकिन बहुत कम बना पाते हैं। तो हमने ये भी संकल्प लिया है इसमें वर्कशॉप में कि हम 15 अगस्त 2022 तक हम तमाम 52,062 बूथों में कांग्रेस के बीएलए बनाएंगे, कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट बनाएंगे जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक होंगे, जिनको वहां पर बीएलओ के साथ में बीएलओ की जिम्मेदारी होगी कि बीएलए के साथ में समन्वय बना करके नाम बढ़ाना, कटाना या जो भी चुनाव प्रक्रिया चुनाव आयोग देता है उसमें उनकी भागीदारी होगी, जिससे हम लोग पूरी तरीके से वोटर लिस्ट को सही तरीके से बने ये भी सुनिश्चित कर पाएंगे। और हमारे पास में एक बीएलए जो सरकारी बीएलओ के साथ में साथ काम करेगा चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक, उनमें 100% वो हम लोग गठन करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें हो रही हैं। 10 तारीख तक हम राज्यसभा के चुनाव में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी और हम सब सारे विधायक हम सब एकजुट हैं। पूरी पार्टी में 126 लोगों का जो समर्थन है वो सब हमारे पास में है। तरह तरह की अफवाहें आपके पास में आएंगी, तरह तरह की बातें आएंगी, तरह तरह के दबाव कई लोगों पे आ रहे हैं, लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं है। कांग्रेस पार्टी 125 साल पुरानी पार्टी है। उसका कार्यकर्ता न कभी डरता है न कभी झुकता है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता डट करके खड़ा है, लोकतंत्र में विश्वास करता है, प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम करता है। तो मैं समझता हूं कि हम सब पूर्ण बहुमत में तीनों राज्यसभा की सीटें भी जीतेंगे और हमारे संगठन को मजबूत करेंगे। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जो लाभ जनता को मिलना चाहिए उसको लाभ मिले ये सुनिश्चित भी करेंगे और केंद्र सरकार की विफलताओं को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाकर के उनकी विफलताओं को उजागर भी करेंगे। ये मोटा-मोटा जो वर्कशॉप का हमारा सार रहा है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। सबसे पहले तो मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं कि जो एसोसिएशन प्रोग्राम दिया है बहुत ही अच्छे ढंग से 2 दिन अनुशासन के साथ में संपन्न होने जा रहा है और जिसकी आवश्यकता भी थी। आज जो डिस्कशन हुआ है, अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे पूरे प्रोग्राम, मैंने भी कहा है कि जो कांग्रेस के संविधान के अंदर है उसी रूप में राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी हम सबके सहयोग से हम लोग आने वाले वक्त में लगातार प्रोग्राम करेंगे। ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर मॉनिटरिंग तो करेंगे, पीसी प्रेसिडेंट पर हम चाहते हैं कि सरकार जो है जो भी फैसले करे उस संगठन के माध्यम से जनता क्या चाहती है वो फीडबैक संगठन के माध्यम से मिले। वैसे बजट पेश हम लोग करते हैं। इस बार प्रदेश कांग्रेस ने जो अधिवेशन किया, जो प्रस्ताव पास किए, तो बजट के वक्त में हम लोगों ने उनको आधार बनाया
और अधिक मजबूत करेंगे इस सिस्टम को आने वाले वक्त के अंदर, जिससे कि आम जनता की पॉपुलर डिमांड क्या है उनका संकलन हो सके। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने अधिवेशनों में प्रस्ताव पास करे कि सरकार क्या क्या करना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी निर्देश दे सरकार को, भावना ये होनी चाहिए कि पूरी कांग्रेस जनों की भावना ये है, और कांग्रेस जनों की भावना का मतलब पब्लिक की भावना ये है। मुख्यमंत्री भी उसका पार्ट होता है प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। तो सतही सरकार के जो मंत्री है या विधायक है उनकी भावना उसमें आ जाती है, तो आसानी रहती है उसके बाद में काम करने की, प्रोग्राम बनाने की, अनाउंसमेंट करने की। ये परंपरा टूट गई लंबे अरसे से, हम चाहते हैं वापस शुरू हो। मुझे खुशी है कि मैं लंबे अरसे से प्रयास कर रहा था इस बात का। मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूं, परंतु हर बार मैंने ये प्रयास किया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी अधिवेशन करे, प्रस्ताव पास करे, उसके बाद में हम लोग बजट पेश करें उसके अंदर। अनफॉर्चुनेटली पहले हो नहीं पाया था, पहली बार शुरुआत हुई राजस्थान के अंदर। हम चाहेंगे इसको और मजबूत करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले जिला कांग्रेस कमेटी में मीटिंग भी हो, हमारे कार्यकर्ता ब्लॉक में क्या सोचते हैं, बूथ का कार्यकर्ता क्या सोचता है, ये सिस्टम बदलने की बात है। उदयपुर डिक्लेरेशन के बाद में और ज़्यादा मजबूती आ गई है, और उसी रूप में अब काम शुरू हो रहे हैं, तमाम प्रोग्राम लागू हो रहे हैं, पद यात्राओं के भी। राष्ट्रीय स्तर पर पद यात्रा या जो यात्रा होगी वो प्रोग्राम एआईसीसी बना रही है, जिससे कि भारत जोड़ो अभियान शुरू हो रहा है। तो आप सोच सकते हो कि जो हालात देश में बन चुके हैं वो बहुत खतरनाक है। आज देश के हालात बहुत खतरनाक है, चिंताजनक है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इतनी डिस्टेंस पैदा की जा रही है कि छोटी छोटी बातों को लेकर लोग झगड़ रहे हैं आपस के अंदर। दो धर्म के लोग हुए नहीं, घटना चाहे छोटी सी हो, मनमुटाव हो, तनाव हो, और चाकूबाजी हो रही है, तलवारबाजी हो रही है। ये हालात पूरे देश के अंदर हो गए हैं। इसलिए राहुल गांधी ने जो लंदन में कहा था कि केरोसिन छिड़क दिया गया देश के अंदर, एक लाइन में आप समझ जाइएगा उनकी भावना क्या थी कि हमें आपस में प्रेम से, भाईचारे से, मोहब्बत से, प्यार से रहना है, तब तो मुल्क आगे बढ़ेगा। और अगर ये स्थिति रही जिसमें आपस में चिंगारी लगाने की बात है, राग लग जाती है, तो फिर क्या देश प्रगति करेगा। बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। उसी प्रकार उन्होंने कहा था उदयपुर के अंदर कि कांग्रेस नेताओं का, कार्यकर्ताओं का संपर्क टूट गया है आम जनता से, उसमें सब बात आ जाती है। जितना मजबूत संपर्क होगा जनता से, तभी तो हम उनकी सुख दुख की बात सुनेंगे, उनको विश्वास दिलाएंगे कि कांग्रेस जो आपके साथ खड़ा है। कांग्रेस के जो ऑफिसेज हैं वो आम जनता के आस्था केंद्र बनने चाहिए कि अगर ऑफिस में जाएंगे, नेता से बात करेंगे तो हमारी सुनवाई करवाएंगे नेता। सरकार के अंदर भी, सरकार हमारी है तो, सरकार नहीं भी है तब भी जहाँ प्रदेशों के अंदर वहाँ पर वो जाके बात कर सकते हैं अधिकारियों से अन्याय अत्याचार के खिलाफ में। तो मैं समझता हूँ कि नए सिरे से जो अध्यक्ष जी ने शुरुआत करी है उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। हम चाहेंगे कि ये सरकार की जो चालबाजी चल रही है देश के अंदर कि महंगाई और बेरोजगारी दो मुद्दे देश के अंदर बड़े हैं, पर जब धर्म बीच में आता है ये हमारी कमजोरी है। धर्म जाति के नाम पर आप देखते हो कि तमाम बातें पीछे रह जाती है। वो देश हित में नहीं है, न जनता के हित में है। जनता के हित में वो है कि महंगाई कम कैसे हो, जनता के हित में ये कि नौकरियां लगे, लोगों की बेरोजगारी खत्म हो। कोरोना के बाद में और ज़्यादा तकलीफ हो गई लोगों को, उसकी तरफ ध्यान जा नहीं रहा है। और ध्यान भटकाने के लिए एनडीए गवर्नमेंट, इनके प्रधानमंत्री जी, इनके गृह मंत्री जी, इनके मुख्यमंत्री जहाँ भी है, ऐसा माहौल देश में बना दिया है कि महंगाई मुद्दा नहीं बन पाए देश के अंदर, बेरोजगारी मुद्दा नहीं बन पाए। वो खेल चल रहा है। हम चाहेंगे राजस्थान के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तर पर हम सब मिलकर के जो असली मुद्दे हैं पब्लिक के,
या जो हमारी सरकार यहाँ पर है तो वो क्या एक्सपेक्ट करती है जनता हमसे, उन तक हम पहुँचें, उनको हम हल करें। और बजट पेश जो हमने किया वो शानदार बजट है, सब मानते हैं, विपक्ष भी मानता है। विपक्ष को चिंता ये है कि लागू कैसे होगा। तो आपको याद होगा मैंने हाउस में भी कहा था हमारे नेता प्रतिपक्ष महोदय को कि इसकी चिंता मुझे करने दो, क्योंकि मैंने प्रस्तुत किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब उनके समझ में आ गई होगी कि अभी 400-450 फैसले मैंने कर दिए, उसमें से 450 फैसले करीब करीब हो चुके हैं। उसी गति से फैसले हो रहे हैं, लगातार लगातार लगातार। आप पढ़ते होंगे अखबार में, छापते भी आप लोग, तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। शानदार एक के बाद एक फैसले हैं, उन सबको लागू करेंगे। और हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम जो बन रहे हैं उसमें सिरमौर है आपका हेल्थ का। हिंदुस्तान के अंदर कहीं पे भी किसी राज्य में 10 लाख का बीमा हो, या किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट सभी फ्री कर दिया गया हो। आईपीडी ओपीडी फ्री कर दिए गए हों। ऑक्सीजन का बीमा 7 कर दिया गया हो। ऐसी स्कीम कहीं नहीं बनी आज तक इतिहास के अंदर। और मैंने प्रधानमंत्री महोदय को रिक्वेस्ट करी है, समय आ गया कि आपको खाली ये जो आयुष्मान भारत आपकी स्कीम है ये फेल हो चुकी है। तो खाली ये जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करवाया था यूपीए गवर्नमेंट ने, उन तक सीमित रखा इसको, योजना को, क्योंकि वो फेल है योजना। बहुत शिकायत उसकी आ रही थी पहले भी। हम चाहते हैं कि जो हमने राइट टू हेल्थ, यूनिवर्सल हेल्थ का जो एक प्रकार से आप समझ लीजिए प्रोग्राम बनाया है राजस्थान के लिए, वही प्रोग्राम पूरे मुल्क में लागू होना चाहिए, ये मेरा मानना है। धन्यवाद। ये तो आप को मालूम ही है कि हम लोग जो बार बार क्यों कहते हैं कि फासिस्ट लोग हैं, इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, ये धज्जियां उड़ा रहे हैं संविधान की। हम क्यों कहते हैं आपको? इसीलिए कहते हैं कि कभी आपकी बारी भी आ सकती है, आई हुई है। मीडिया की, साहित्यकारों के, लेखकों की कितने लोग जेल में बैठे हुए हैं, कोई आंकड़े तो होते नहीं है इतने बड़े मुल्क के अंदर। पर जिस प्रकार से देशद्रोह के केस बना रहे हैं ये सबके सामने है। और इनकम ईडी और सीबीआई तो एक मामूली बात होगी इनके लिए। जहाँ जहाँ चुनाव होंगे राज्यों में वहाँ पर हमेशा इनकम टैक्स के छापे और ईडी तो एक मामूली बात है। अब वाजिद अली को और ओम प्रकाश हुड्डा जी के जैसे उनको मालूम पड़ा कि ये साथ नहीं देंगे, तो पता नहीं किस जमाने के केस खोल दिए इन्होंने। एक मजाक बना रखी कानून व्यवस्था की इन्होंने, कानून की ऐसी धज्जियां उड़ा रहे हैं कानून की। कानून का राज नहीं रहेगा तो लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे? पहला काम होना चाहिए कि कानून का राज स्थापित रहे, ये भावना होनी चाहिए। और गदर मचाए हुए लोग तो देख लीजिए आप लोग, राज्यसभा चुनाव चल रहे हैं, 2 विधायकों के खिलाफ में जिस प्रकार से नोटिस देने की बात मीडिया में आई है, वो तो आप सामने, आपके सामने है। इसको कंडेम करना चाहिए हम लोगों को। अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि हम चाहते हैं कि जिला स्तर की इकाइयां सरकार को निर्देशित करें, और अंदर आपने जब अभी अपना भाषण दिया था तब आपने कहा कि कार्यकर्ता हतोत्साहित हो रहा है। साथ ही आपने ब्यूरोक्रेसी का हवाला देकर के ये कहा कि अधिकारियों को जब लगने लगता है कि सरकार जाती है तो मुंह फेर देते हैं। तो आपको लगता है सर आपका ये जो पूरी कवायद है इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अगले विधानसभा चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना चाहती है? ये तो स्वाभाविक है कि चुनाव आ रहे हैं सामने, तो जो हमारी अपनी कमजोरियां हैं उसका भी आपन विश्लेषण होना चाहिए हमें, तभी तो हम ठीक कर पाएंगे। और ये देखिए राजनीतिक पार्टियों में चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी हो, गुटबाजी होती है। परंतु हमारा मानना है कि अगर सिस्टम ठीक करना है, हमें संगठन को मजबूत करना है, तो आपस में लोकतंत्र में संवाद भी रहे, शिकायत भी रहे, मौके आने पर बात करें, पर समाज के साथ में कांग्रेस संगठन मजबूत बने और कांग्रेस संगठन की बात सुनी जाए सरकार के अंदर, चाहे वो बीडीओ हो, एसडीओ हो, चाहे वो कलेक्टर हो। जनरली शिकायत रहती है, हमारी बात सुनने नहीं जाती है। तो मैंने ये बताया उनको वहाँ मीटिंग के अंदर, और ये हकीकत है कि अगर आप एक राय होंगे जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर उदाहरण के रूप में,
कॉमन आपकी प्रॉब्लम जो जनता की प्रॉब्लम है, पॉपुलर डिमांड है वहाँ की, या पॉपुलर शिकायत है, अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा है, तो आप अगर सब मिलके तय कर लेंगे, जाएंगे आप कलेक्टर से बात करने, एसपी से बात करने, या अपनी बात पहुंचाएंगे, तो उसको माननी पड़ेगी बात, क्योंकि सब एक राय होकर बात कर रहे हैं। अगर सब लोग अपनी राय अलग देंगे तो फिर कोई अधिकारी, कोई भी हो, सरकार किसी पार्टी की हो, वो फैसला नहीं कर सकती है। तो ये शिकायत जो रहती है कार्यकर्ताओं की, इसके ऊपर मैंने कहा कि आप निश्चिंत रहो, आज सरकार हमारी है तो आपका मान सम्मान भी रहेगा और पब्लिक की ग्रीवेंसेस को दूर करने में आपकी भूमिका रहेगी, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने विश्वास दिलाया उनको। साल 2011 में आपके सबके जो जलदाय मंत्री थे महिपाल मदेरणा, उनके ऊपर आरोप लगा था एक महिला का हत्या करवाने का, तो आप उनका इस्तीफा ले लिया गया था। और साल 2022 में जो आपके जलदाय मंत्री हैं डॉक्टर महेश जोशी, उनके बेटे के ऊपर बड़ा आरोप लगा है सर बलात्कार का, और वो ये भी कहा जा रहा है कि मिसिंग है, अभी मिल नहीं रहे हैं, पुलिस के सामने पेश नहीं हो रहे पूछताछ के लिए। पर क्या आपको लगता नहीं है मॉरल स्टैंड लेते हुए? देखिए, हमने हमेशा जो है मेरे कार्यकाल में जब जब स्थिति ऐसी बनी है, गृह मंत्री गुलाब सिंह सख्तावत थे, एक बार एक नौकर का मामला था, आरोप लग गया उनके ऊपर। बाद में बाबूलाल नागर जी थे, उनके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया एक महिला ने, ठीक है, जिनका नाम आपने भी लिया, पीएचडी मंत्री जी थी मेरे साथ में, महिपाल जी। तब भी हमने तीनों बार उस केस को सीबीआई को हैंड ओवर किया हम लोगों ने, क्योंकि वो मेरे मंत्री थे तीनों बार, और उनके ऊपर आरोप लगे सीधे। ये केस वैसा केस नहीं है, ये केस खुद के ऊपर कोई आरोप नहीं लगे हैं। परिवार में किस में क्या स्थिति बनी है, क्यों बनी है, क्या सच है क्या नहीं है, वो तो आधा तो मीडिया में आ चुका है। उसके बावजूद भी उनके ऊपर कोई आरोप नहीं, इसलिए उसकी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर वो बीजेपी वाले मांगेगा सुरक्षा कि हमारे विधायक का कहीं अपहरण हो रहा है, तो हम भी लगा देंगे। भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम तो खुद ही तो कह रहे हैं आपको कि पूरे देश के नहीं, सवाल आपका यही है। अभी तक एक दो जगह नहीं पकड़े गए होंगे, अधिकांश जगह राजस्थान पकड़े जा रहे हैं उसी वक्त में, बहुत कम समय में पकड़े जा रहे हैं, आप पता कर लीजिए। और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जो दोषी है, मैंने यहाँ तक कहा है, जो क्राइम करने वाला व्यक्ति है, हिंसा करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग का या कोई पार्टी का हो, इसके मायने अपने हैं। अगर हम ये समान दृष्टिकोण नहीं रखेंगे तो कभी शांति स्थापित करवा ही नहीं पाएंगे। तो आप निश्चिंत रहो, हमें वो चिंता इस बात की है। पूरे देश में जो आप अखबार पढ़ेंगे, अगर आप पाएंगे कि वास्तव में चिंताजनक स्थिति पूरे मुल्क में बनी हुई है। क्यों बनी हुई है, इसके कई कारण आप कुछ जानते हैं, मैं कई बार कह चुका हूँ। धन्यवाद आपका। हमने कहा ना, तीनों सीट हम जीतेंगे और कॉन्फिडेंस है सबके अंदर। ये हॉर्स ट्रेडिंग की जो चाल इनकी है और खुले रूप में ये करना चाहते हैं, इनके बाद मेजोरिटी नहीं तभी खड़ा किया गया है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इनको शिकस्त मिलेगी। और मैं समझता हूँ ये इनकी जो हैबिट है इन लोगों की हॉर्स ट्रेडिंग की, गुजरात के अंदर तो एक उदाहरण बन गया देश के अंदर। गुजरात जैसे कोई ज़माने में हरियाणा के अंदर बना था आया राम गया राम, उसी प्रकार से गुजरात के अंदर जो चाल है बीजेपी की, चुनाव जीतने के बाद में भी, चुनाव जीतते ही फुल मेजोरिटी हुए 12-13 के अंदर, तब भी वहाँ कांग्रेस के विधायकों को हेस्टिंग करके इस्तीफा दिलवाओ, 8-10-12 वापस चुनाव करवाओ, और कैसे हम जीत के आए, कांग्रेस को कमजोर कैसे करो। मतलब इनकी चाल जो है, विपक्ष देश में रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये फासिस्ट ही है।
मैंने फिर भी वो में कि लोकतंत्र में यकीन नहीं है और इसलिए देश बहुत चिंतित है। धन्यवाद। सवाल था विनय कटियार ने दिल्ली में आज बड़ी बात कही है कि जो मंदिर बलात् छीने गए वो बलात् ही वापस लिए जाएंगे। मैं दोबारा कह देता हूँ, विनय कटियार ने दिल्ली में कहा है कि जो मंदिर बलात् मतलब जबरदस्ती छीने गए थे वो जबरदस्ती वापस छीने जाएंगे। ये देखिए, ये मैंने फिर क्या आपको मैं कहना चाहूँगा, ये जो नया सिलसिला शुरू किया, आप लोग समझदार हैं मीडिया वाले, मैं तमाम मीडिया वालों से अपील करना चाहूँगा कि बहुत खतरनाक खेल शुरू हो रहा देश के अंदर, समझने की कोशिश करो। और युवा पीढ़ी जो है उसको मैं विशेष रूप से अपील करूँगा कि इतिहास के नज़दीक पहुँचें, देश का इतिहास समझें और आगे खुद अपनी भूमिका अदा करके इतिहास बनाएं, वरना स्थिति बहुत नाजुक होगी आने वाले वक्त के अंदर, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अभी चाहे भले ये लोग धर्म के नाम पर वाहवाही लूट रहे हों, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में है वो खुला खेल रही है धर्म के नाम पर राजनीति करने की और कामयाब होने की, पर ये देश हित के अंदर नहीं है। लोकतंत्र में सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों की, सभी भाषा बोलने वाले लोगों की भूमिका होती है और विचारधारा की लड़ाई होती है। कोई दुश्मनी थोड़ी हमारी कोई बीजेपी से या आरएसएस से, हम बार बार कहते हैं, किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है। हम जो सोच रखते हैं, हमारी जो सोच है कि आप लड़ी विचारधारा के आधार पर लड़ो, ये सोच सब पार्टियों को होनी चाहिए अगर देश को बचाना है तो। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।